अब बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे भारत में चुनाव कराने वाली संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट मानी जाती है। लेकिन क्या सच में इलेक्शन कमीशन पिछले कुछ सालों से इंडिपेंडेंट लगता है? चलिए देखते हैं। वीडेम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले 10 सालों में इंडिया की डेमोक्रेसी में भारी गिरावट दिखाई दी है। इस रिपोर्ट में लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 104th रैंक दिया गया है। अब भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनाव तानाशाही में रखा गया है, यानी वो देश जहां पर लोकतंत्र तेजी से गिर रहा है। विडम की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी पर काफी ज्यादा हमला किया गया है। हेरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, सच दिखाने वाले पत्रकारों को काफी परेशान किया जाता है और ऐसे एग्जाम्पल्स हमने पास्ट में कई सारे देखे भी हुए हैं। सोशल मीडिया कंट्रोल, आईटी सेल्स द्वारा सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा चुका है। मीडिया सेंसरशिप, दुनिया में भारतीय मीडिया का 159th रैंकिंग आता है, जो कि बहुत बदतर मानी जाती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भारत की इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को कमजोर बताया है और 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी लगातार गिरी है और सरकार का इन्फ्लुएंस आयोग पर बढ़ा है। इसे ही इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही कहा गया है। इसी तरह फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 यूएसए, इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को खतरे में बताया था। उन्होंने नोट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लेंट हैंडल करने में पक्षपाती दिखा है। इसके अलावा ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स यूके, इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस को बढ़ता हुआ दिखाया था, जबकि वो बात अलग है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, विदेशी रिपोर्ट्स को अगर सरकार साजिश कहकर खारिज कर रही है, तो भारत की अपनी संस्था CSDS लोक नीति यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज प्रीपोल सर्वे 2024 की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। 2019 के आंकड़ों के अनुसार करीब 51% लोगों को इंडियन इलेक्शन कमीशन पर काफी भरोसा था, लेकिन 2024 के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 28% लोगों को भरोसा रह गया। पिछले 5 सालों में लगभग आधे लोगों का भरोसा खत्म हुआ। इस सर्वे में जब लोगों से सीधा सवाल पूछा गया, क्या आपको लगता है कि ईवीएम में हेराफेरी की जा सकती है, तो करीब 45% लोगों का मानना था कि ईवीएम में कुछ हद तक या पूरी तरह हेराफेरी की संभावना है, जबकि बाकी लोगों ने मशीन को ठीक या उन्हें कुछ नहीं पता कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह संस्था पिछले 50 सालों से इंडियन इलेक्शंस का सबसे ऑथेंटिक सर्वे कर रही है। सवाल अब यह आता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह सवाल और शक क्यों किए जा रहे हैं? तो इसका जवाब बहुत क्लियर है दोस्तों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट करने का तरीका। मार्च 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी का सुझाव दिया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी लीडर, इनके द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने का सुझाव बताया था। और 2015 में ही अनूप बर्नवाल और एडीआर ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मार्च 2023 को दिया था और इलेक्शन कमिश्नर्स को इंडिपेंडेंट रखने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में 3 मेंबर्स थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी लीडर। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 324 क्लोज 2 का हवाला दिया था और पार्लियामेंट को एक नया कानून बनाने को कहा गया था। संसद में इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने के लिए दिसंबर 2023 में एक बिल पास किया गया, जिसमें एक कमेटी द्वारा इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना जाएगा, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी लीडर, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया। अब सरकार जिसे चाहेगी वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बनेगा। विपक्ष के नेता का होना ना होना एक बराबर है, रेशो 2:1 का है। यही सबसे बड़ा कारण है जो आम लोग इलेक्शन कमिश्नर और ईवीएम पर भरोसा खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का तरीका सेम होना चाहिए, यानी इम्पीचमेंट, महाभियोग द्वारा, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, ताकि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सरकार के दबाव का डर न हो। यह कानून नहीं बनने के कारण पिछले कुछ सालों में इसका असर भी देखा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के 3 सदस्यों में से एक अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया था। उन्होंने अपनी असहमति को रिकॉर्ड पर रखने की मांग की थी,
लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा उनकी असहमति को खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसिस में जाना बंद कर दिया। उनकी असहमति जताने के कुछ समय बाद उनके परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा। उनकी पत्नी नोवल लवासा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा गया और उनके इनकम की सोर्स की जांच शुरू की। उनके बेटे की कंपनी के खिलाफ ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के तहत जांच शुरू की। उनकी बहन जो एक डॉक्टर है, उनके खिलाफ भी इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स और ओपोजिशन पार्टीज ने इसको सीधे तौर पर अशोक लवासा के विरोध की सजा बताया। इन सभी परिस्थितियों के चलते हुए अगस्त 2020 में अपने कार्यकाल के बीच में ही अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो 2021 में भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे। इसके अलावा एक और मामला जो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले मार्च 2024 के चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उस समय कमीशन में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही बचे थे। ऑफिशियली तो इस्तीफा को पर्सनल वजह बताया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार उनके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच फाइलों और फैसलों को लेकर गंभीर मतभेद बताए जाते हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे थे कि उन्हें 24 आवर में वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलाकर इतनी जल्दी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। आर्टिकल 324 क्लोज 5 के अकॉर्डिंग जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उन्हें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के जरिए उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स में से कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता को क्लीन चिट दिए जाने का विरोध करते हैं तो उन्हें सरकार का तो दबाव होता ही है, साथ में अपना पद खोने का डर भी होता है। 2023 के कानून द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, इसमें एक और खतरनाक धारा जोड़ी गई, सेक्शन 32 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसमें लिखा गया है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए उन पर कोई भी कोर्ट केस, मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने वो काम गुड फेथ में किया हो। वोटिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को इलेक्शन डॉक्यूमेंट से बाहर कर रखा है। वोटिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को इलेक्शन से 45 दिनों के बाद डिलीट कर दिया जाता है अगर इन 45 दिनों में किसी ने कोई इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने इलेक्शन पिटीशन लगाकर ये आरोप लगाया कि रामपुर में इलेक्शन के दौरान पुलिस ने समाजवादी पार्टी के वोटर्स को लाठीचार्ज करके वोटिंग बूथ से भगाया था और इसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने इलेक्शन पिटीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन से रामपुर के वोटिंग बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फुटेज देने से इनकार कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, क्या हमको अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की फुटेज साझा करनी चाहिए क्या? इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए लोगों ने कहा, वे कोई बेडरूम की फुटेज नहीं है, वोटिंग बूथ्स पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो एक पब्लिक प्लेस की तरह है। इलेक्शन कमीशन के इस तर्क के बाद एडवोकेट महमूद प्राचा ने कहा, आप महिलाओं के चेहरे को ब्लर कर दीजिए, मुझे सिर्फ यह देखना है कि पुलिस वोटर्स को डंडा मार रही थी या नहीं और अधिकारी फर्जी वोट डाल रहे थे या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वोटर के प्रिवेसी भंग होने का बहाना देकर फुटेज देने से मना कर दिया। बैंक में चोरी होने के बाद पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन लोकतंत्र की चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग प्राइवेसी का बहाना देता है। सवाल यह है, क्या फुटेज इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उसमें वोटर्स की प्राइवेसी थी या इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उसमें लोकतंत्र की हत्या रिकॉर्ड हो गई थी? दोस्तों, सवाल अब यह आता है, जब दुनिया के बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजी में भारत से कई गुना बेहतर है, उन्होंने वोटिंग मशीन को हटाकर पेपर बैलेट को चुना है, जो दिखाता है कि एक लोकतांत्रिक देश में ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी होती है। लेकिन जब हमारे देश भारत में वोटिंग मशीन को बंद करने के लिए बोला जाता है तो चुनाव आयोग कहता है पेपर बैलेट से चुनाव कराने पर 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जबकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री खुद बताती है कि एक साल में लगभग 20 से 25 लाख पेड़ सरकार की परमिशन से काट दिए जाते हैं। अगर कॉरपोरेट माइनिंग और प्राइवेट कंपनीज को पेड़ काटना जायज है, सड़कों को चौड़ी करने के लिए जंगलों को साफ करना जायज है, तो लोकतंत्र की भरोसे और ट्रांसपेरेंसी को बचाने के लिए कागज का इस्तेमाल करना जायज क्यों नहीं है? हालांकि कागज को दोबारा रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है, जबकि असली खतरा तो वो वोटिंग मशीन है जिनमें प्लास्टिक और बैटरी लगी होती है। जब 15 साल बाद लाखों वोटिंग मशीन कबाड़ हो जाती है तो वो रिसाइकिल नहीं होती,
ईवीएम की बॉडी हाई ग्रेड प्लास्टिक से बनी होती है जो सैकड़ों सालों तक नहीं गलती। इसके सर्किट बोर्ड में कई जहरीली धातु होती है जैसे लेड, मरकरी और कैडमियम। इसके अलावा हर मशीन में एक बैटरी लगी होती है जो एक्सपायर होने के बाद जमीन और पानी में जहर घोलती है। अब हमको यह तय करना होगा क्या हमको वो सिस्टम चाहिए जो सबसे ट्रांसपेरेंट और बायोडिग्रेडेबल है, या वो सिस्टम चाहिए जो हमेशा डाउटफुल और सवालों से घिरा होता है और इन्वायरमेंट को सैकड़ों सालों तक नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम को बंद नहीं करता तो इसका क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने वाली सिलेक्शन कमेटी। कमिश्नर्स को अपॉइंट करने वाली सिलेक्शन कमेटी से कैबिनेट मिनिस्टर को हटाना चाहिए और उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना चाहिए। सिर्फ एक न्यूट्रल कमेटी होने से 70 से 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। सॉल्यूशन नंबर 2, इंडिपेंडेंट कमेटी। एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी चाहिए जिसके मेंबर्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाए, जिसका काम ईवीएम का इंडिपेंडेंट ऑडिट करना और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करना हो। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ब्राजील की तरह नेशनल लेवल पर ईवीएम का इंडिपेंडेंट ऑडिट कराया जाए और जिस प्रोग्राम में भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सके। सॉल्यूशन नंबर 3, ईवीएम के वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के खिड़की के काले शीशे को हटाकर ट्रांसपेरेंट शीशा लगाना चाहिए ताकि वोटर खुद पर्ची को प्रिंट होते हुए देख सके और पर्ची वोटर के हाथ में मिलनी चाहिए ताकि वोटर खुद पर्ची को वेरीफाई करके वीवीपैट बॉक्स में डाल सके। इसके अलावा एटलीस्ट 25% वीवीपैट पर्ची की गिनती सरकार को कंपलसरी करनी चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 4, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। भारत का एक आम नागरिक जब भी सरकारी राशन के लिए जाता है तो पहले उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है और उसके बाद उसे राशन दिया जाता है। इसी तरह बैंक से पैसे निकालना हो या और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कामों के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन वोटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में एक आम नागरिक की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हर चुनाव के बाद अक्सर हम सुनते हैं कि एक आदमी ने कई सारे फ्रॉड वोट डाले हैं। इससे बचने के लिए सरकार को वोटिंग के समय वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए। इससे फ्रॉड वोटों को ना के बराबर किया जा सकता है अगर उस फ्रॉड में सरकारी अधिकारी शामिल ना हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि गांव के लोगों के फिंगरप्रिंट्स घिस जाते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंखों को स्कैन करके भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। ये 4 सॉल्यूशंस है, अगर सरकार इनको अप्लाई करती है तो इस सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या क्या बेहतर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या हमें पेपर बैलेट पर वापस आना चाहिए? हाँ, अगर पॉसिबल है तो आना चाहिए, अगर नहीं तो रास्ता मौजूद है। अगर हम चांद पर जा सकते हैं तो ये छोटे बदलाव क्यों नहीं कर सकते? सवाल मशीन की क्षमता का नहीं है, सवाल सरकार की नीयत का है। और सरकार की नीयत तभी ठीक हो सकती है जब देश के आम लोग इस सिस्टम के बारे में जागरूक हो। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि देश के आम लोग इस सिस्टम के बारे में जागरूक हो सके और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लाएंगे जो जानकारियां एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप समझोगे तभी आप सवाल कर पाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर जिंदा रहे तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।